किनके हाथ में चला गया? जो जो राजतंत्र के मसीहा थे, उन्होंने देश को चलाया और परिणाम क्या हुआ कि देश उसी जगह पे रह गया जो पहले से चलते आ रहा था। मैं बात कर रहा था उपेंद्र यादव का। उपेंद्र यादव एक मसीहा बन के आया और लगा भी हम सबको कि ये मधेश का आंदोलन है, मधेश का बहुत ही बड़ी आंदोलन हुई और उस आंदोलन का एक पहचान था उपेंद्र यादव। उपेंद्र यादव का विजन देखिए, वो जितने भी आदमी को सिलेक्शन किए अपने सराउंडिंग में, वो सब उस आदमी को सिलेक्शन किए जो एक नंबर का चोर उचक्का थे उस 46 साल से लेकर के और मधेश आंदोलन तक का, चाहे वो गुप्ता हो, चाहे शरद सिंह भंडारी हो, चाहे विभिन्न टाइप्स का उसका आदमी लोग। फिर से हुआ क्या परिणाम? उपेंद्र यादव अकेले हो गए। और उपेंद्र यादव जो इस मधेश का मसीहा, जो मधेश से जीते हुए इंसान है, जिनका पहचान मधेश से है, अभी उसका चरित्र देखिए। वो अपने आप को पहाड़ी बनने का कोशिश किया। उनको लगा कि मैं पूरे मधेश को, पूरे नेपाल को मसीहा बन जाऊं। जीतते हो आप नेपाल तराई से, बात आप मधेश को करते हो। पहचान आपको मधेश ने दिया और मधेश को आप भूल गए। कई बार आप बोले कि नहीं, मैं मधेसी को, अब मधेसी तदेसी मेरे को क्यों, मधेसी क्या है। आप पहाड़ी को लेके चलने लगे। आपको पहाड़ से कितने सीट मिला है? आप सेक्रीफाइस नहीं किए। आपको हम लोग नेल्सन मंडेला जैसे देखते थे कि एक रंगभेद के विरुद्ध ऐसे लीडर मिला जो शायद उस लेवल का हो, लेकिन आपने क्या किया? आपने भी जाके सरेंडर कर दिया। अरे भाई, आपको मिनिस्टर बनने, आपको कौन, आप पीएम बनते आप, लेकिन आपकी विजन की वजह से, आपका सोच की वजह से आप वो विदेश मंत्री और 2 बार मिनिस्टर होने के बाद में आप अपना पहचान खो बैठे। हम लोग आप में वो शक्ति देखते थे जो पीएम बनने का शक्ति देखते थे, जो पहाड़ी वर्ग, वो बाहुन वर्ग से लड़ने का हम लोग आप में क्षमता देखते थे। लेकिन आपने क्या किया? मधेश का जो है नारा हो, चाहे अधिकार, उसको डिफ्यूज कर दिया। फिर आया मधेसी, एक मधेसी पार्टी जिसमें जो भी आदमी आए वो विभिन्न पार्टी से टूट करके आए। समय भी ऐसा था, विभिन्न पार्टी से आने वाले लोग, बन तो गया मधेसी, लेकिन उसका छवि वही रह गया। बातें मधेश के लिए करना, जीत के मधेश से जाना और वहां जाके सब सिलेंडर कर देना, वोट उनको दे देना। भाई, जब आपको संविधान जब पसंद नहीं है, जब संविधान आपको मधेश के हित में नहीं है, तो फिर उस हाउस में जाने की क्या मतलब? आप लोग बार बार बोलते हैं कि नहीं, मैंने तो एक स्टेप आगे बढ़ा। क्या स्टेप आगे बढ़ा? आपको क्या मिला? क्या मधेसी आपको 70 सीडीओ है क्या? एक सीडीओ है मधेसी, क्या आपको अधिकार मिला? आपको आर्मी में का चीफ लेफ्टिनेंट हो, चाहे कमांडर हो, क्या आप उसमें मधेसी चले गए? क्या न्यायाधीश में चले गए? डिसीजन मेकिंग के किसी जगह पे चले गए? क्या पुलिस का जो आईजी डीआईजी है उसमें मधेसी पहुंच गए? क्या किसी यूनिवर्सिटी या कहीं पे अच्छे पोस्ट में मधेसी पहुंच गए? तो आप क्या खोखलाबाद मधेश का आप नारा का बात करते हैं? आप सिर्फ भाषण देने में नहीं होता है, चरित्र में होनी चाहिए। चरित्र में मीन्स आप दिन भर काठमांडू में रहते हैं, बात मधेश का करते हैं। अगर आपका उतना ही क्रेज है तो आप काठमांडू क्यों जाते हो भाई? आप जनकपुर में रहो, आप इधर पार्टी तो बनाओ। कभी भी आपका जब बोलता है कि आप हमें समझौता करना है, आप उधर जाके साइन कर देते हो। मधेसी वाले, मधेश का जो नेता लोग है वहां पे जाके साइन करते हो। वो हृदय त्रिपाठी जो नाक फुला फुला के बोलते हैं कि भाई मैं सबसे मधेशवाद हूँ, मेरा पिताजी ये था वो था, लेकिन उसका चरित्र क्या है? बोलता तो बहुत अच्छे हैं,
मैं सबसे पहले से मधेसी का नारा उठाने वाले इंसान हूँ। लेकिन भाई आप करते क्या हो? आप मिनिस्टर बने हुए हो, आपको शर्म नहीं आता है कि आज मधेश का आप ही का गवर्नमेंट जो आज सिटीजनशिप का इतने बड़े प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है। ये गवर्नमेंट जब चाहता है कि मधेश को हिंदुस्तान से, ये भारतवर्ष का जो संबंध है उससे हम अलग कर दे। आप नहीं जानते हो, आप तो मधेश को रहने वाले आदमी हो। हर एक मधेसी का हर एक घर से हिंदुस्तान से रिलेशन है। आप ये नहीं जानते हो कि मधेसी जितने एजुकेशन हिंदुस्तान से काठमांडू से नहीं लेता है, उतना एजुकेशन हिंदुस्तान से लेकर के आ जाते हैं। और आज जो मधेसी पढ़े लिखे हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान है इंडिया का, जहां से लोग पढ़ के आते हैं। आप तो प्रशासनिक में जॉब तो मिलता नहीं है, मधेसी इंजीनियर डॉक्टर बन के आते हैं। आप लोग घोषणा कर देते हो कि नहीं ये तो कॉम्पिटेंट नहीं है, पहाड़ी लोग बोल देता है ये तो कॉम्पिटेंट नहीं है। भाई आप सुनिश्चित तो करो, आप अधिकार तो दो। और मान लो कि आप पिछड़े मानते हो मधेसियों को, तो उसको क्या आगे बढ़ाना राज्य का दायित्व नहीं है? रिजर्वेशन देने की दायित्व नहीं है? रिजर्वेशन देने का दायित्व है कि नहीं है देश का? जो 75% रिसोर्सेस मधेश से जाता है, क्या उसको उपभोक्ता करने का उसका अधिकार है कि नहीं? आप देख सकते हो मधेश का व्यवस्था, आप जो हाल देख सकते हो उसमें पिछड़े वर्ग, जो मुसहर को देखो, चमार को देखो, ततमा को देखो, दुसाध को देखो, कितने जनजाति है जो किस लेवल पे रह रहा है। अभी भी उनको घास बास और कपास का ठिकान नहीं है, उनका अभी भी एजुकेशन का लेवल वही है। और इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? जब जिम्मेवारी का बात आता है तो आप जिम्मेवारी वहन नहीं करते हो। 46 साल से और अब तक का बात है, गणतंत्र आए हुए भी कितने दिन हो गया, क्या उसका जीवन में कुछ बदलाव हुआ? चाहे पहाड़ का वो जनजाति हो, पिछड़े वर्ग हो, क्या उसका जीवन में कुछ परिवर्तन आया? तो भाई आप मिनिस्टर बनते हो, आप गवर्नमेंट में जाते हो, आप पीएम सीएम बनते हो, तो कब तक बनते रहेगा और कब तक इस सब का जीवन स्तर को तुम सुधार देगा? ये पीएम, ये केपी ओली जब पीएम बनने से पहले क्या क्या ढकोसला नारा दे करके, क्या क्या खोखला राष्ट्रवाद का भाषण दे करके गवर्नमेंट में नहीं गया। उन्होंने मधेश को मधेश और हिंदुस्तान के विरुद्ध में किस तरह से भ्रम फैला करके पहाड़ियों से वोट लिया, और मधेसी भी वोट दे दिया, और अभी परिणाम स्पष्ट है। भाई आप हमें क्यों तोड़ना चाहते हो इंडिया से? ये 5000 का इतिहास है नेपाल और हिंदुस्तान का। ठीक है, आप में राष्ट्रवाद का बहुत बड़ी बात है, आप बहुत करना चाहते हैं, आप तो बहुत सारे पहाड़ियों को इस तरह से उछाल के रख दिए हो कि दिन रात वो गाली देने में लगे रहते हैं। पहले आप सक्षम तो हो जाओ। एक हेलीकॉप्टर गिर जाता है देश के किसी कोने में तो आप हिंदुस्तान को खोजते हो। एक बाहर में किसी कंट्री में मधेसी पीड़ित, मतलब नेपाली पीड़ित है तो आप इंडिया का एम्बेसी को आप खोजते हो। किसी मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप इंडिया को खोजते हो। आप खुद को ऑटोमोबाइल्स, जो आप जिस गाड़ी पे चढ़ते हो हिंदुस्तान से लाते हो, जो आप डीजल पेट्रोल यूज करते हो उससे लाते हो। तो पहले आप इंडिपेंडेंट तो हो जाओ, पहले यूनिवर्सिटी बनाओ, रिसर्च सेंटर बनाओ, हर जनता को जागरूक बनाओ। पहले सब आपस में तो देशवासी नेपाली हो जाओ। आप मधेश को मधेसी बोलते हो, नेपाली नहीं बोलते हो। वो जनजाति को अभी तक नेपाल का अधिकार नहीं देते हो। किसी एक खास वर्ग, किसी एक जात आप शासन करते हो और बातें करते हो आप बड़े बड़े कि मैं नेपाल का ये कर लेंगे। आप उनसे हिंदुस्तान से लड़ने की बात करते हो। भाई लड़ाई है यहाँ पे समस्या का सोल्यूशन। लड़ाई बराबर में होता है जो अभी चाइना और इंडिया कर रहा है।
ठीक है, आपका जमीन आपका है या उनका है, क्या जिस हिसाब से आप उग्र वामपंथी और उग्र जो देश में जो आप व्यवस्था के माध्यम से आप चाहते हैं कि हम इस समस्या को सोल्यूशन कर लेंगे, तो क्या ये संभव है? क्या आप इंडिया और नेपाल के आपको तोड़ने से टूट जाएगा? आप भ्रम फैलाते हो। आप मधेसी, नेपाल का जनता और हिंदुस्तान का जनता के बीच में आप दीवार बनाना चाहते हो, परंतु आपसे ये होने वाला संभव है नहीं। कुछ मधेसी दलाल भी है जो आपका सपोर्ट करता हो, वो उनको भी समझना चाहिए कि हम क्षणिक भर के लिए है। लाखों ऐसी नीडफुल चीज है जो हम तराइब का रहने वाले आदमी, जो मधेश का रहने वाले आदमी हम हिंदुस्तान से लेते हैं। और ये जो रिलेशन है, ये आप गवर्नमेंट और किसी एक पार्टी से करने से ये संबंध नहीं है, ये सदियों से आए हुए संबंध है। ये हमारा ब्लड रिलेशन है, हमारा बेटी और रोटी का संबंध है, हम हर किसी का संबंध है उधर से। तो आप क्यों इस तोड़ना चाहते हो? भाई, आपका जमीन आपका वो हड़प लिया है, आपने उन्हें हड़प लिया है, उसका एक माध्यम है, माध्यम से आप लीजिए। आप अपना सत्ता बचाने के लिए कभी मधेसी को गाली करते हो, कभी हिंदुस्तान को गाली करते हो, और आप अपना नाकामयाब जो सत्ता है उसको टिकाने के लिए खोखला राष्ट्रवाद को नारा देकर के अपना सत्ता टिकाते हो। भाई, कम से कम बेसिक चीज है, जिस आदमी को बाल बच्चा नहीं होता है वो निस्वार्थ होता है। एक आदमी एक आम जो जनता का, एक मानव का ये होता है कि नहीं भाई, इसको बाल बच्चा नहीं है तो ये निस्वार्थ होंगे। आप भाई, आपका भी तो बाल बच्चा नहीं है, आप किस स्वार्थ में डूबे हो? आप देश को देखो, आप 3 साल हो गया, क्या मेडिकल आप सुनिश्चित किया? एजुकेशन आप हर किसी के लिए सुनिश्चित किया? रोड बना दिया आप? कृषि में आप उपज बढ़ा दिए? किसी पहाड़ी को आप जॉब दे दिए? किसी मधेसी को आप जीवन स्तर को परिवर्तन कर दिए? आप जिस गणतंत्र का बात करता था, क्या गणतंत्र मुहैया करा दिए आप? इस गणतंत्र को व्यवस्थित किए आप? कब संस्थागत करेंगे इसको? भाई, इस तरह से जब खाड़ी आप खोद के रखेंगे, पहाड़ और मधेश तराई, तो क्या इस देश बचेगा? आपको लगता है? देश बचाने के लिए सब एक को पहचान होना चाहिए। ये जो डाइवर्सिफाई है, ये जो कल्चरल डाइवर्सिफाई है नेपाल, इनको हर किसी को ये अनुभूति होना चाहिए कि ये देश हमारा है। जब डिसीजन मेकिंग के जगह पे आप किसी को गुरुंग, शेरपा, मगर या मधेसी को आप नहीं देते हो, या थारू को नहीं समझते हो कि ये नेपाली है, तो किस तरह से आप ये समझते हो कि ये नेपाली हो समझेंगे और नेपाल के लिए लड़ेंगे? पहले आप नेपाली तो सबको बना दो, सबको अधिकार तो सुनिश्चित करो। और ये आपके बगल में हिंदुस्तान है, उससे भी तो कम से कम सीखो। 29 राज्य है और कितने जो है केंद्र प्रशासित राज्य है, और हर एक सेक्टर में हर एक का सुरक्षित है। संसाधन जो वहां का होता है, हर एक आदमी, हर एक स्टेट का लोग का उपभोक्ता करता है। चाहे वो आप गवर्नमेंट का आईआईटी ले लो, आईएएस ऑफिसर का ले लो, आईपीएस का ले लो, इंजीनियरिंग का ले लो, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का ले लो, आप मेडिकल का ले लो। हर एक जगह कंपटीशन से हर राज्य का लड़के आता है और कंपटीशन के माध्यम से सिलेक्शन होता है उनको। और दूसरी बात, आर्मी का सिलेक्शन में भी हर एक राज्य का फिक्स की हुई है, उसका एक लेफ्टिनेंट, मतलब एक जो है उसका रेजिमेंट है, जिस रेजिमेंट से माध्यम से वो रिप्रेजेंट करते हैं, देश के लिए फाइटिंग करते हैं। आप क्या मधेश को आप अभी तक, जिनको इतनी संदिग्ध एक विचार हो जी, इतना नायरोनेस थॉट हो देश के प्रति, जो जनता, जो देश का मधेसी अपने राष्ट्र के लिए उस बॉर्डर पे जाके लड़ते हैं, जिसके हर एक तबके में उनका जो पसीने का कमाई लेकर के आप जीते हो काठमांडू में जाकर के, और उनको आप नेपाली नहीं समझते हो, तो ये कितनी बड़ी ये जो नस्ल भेदभाव है।
अगर इस तरह से करते रहा तो क्या आपको लगता है कि ये देश बन जाएगा? अरे भाई, अभी भी टाइम है और आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी भी समझ जाओ। इस 21वीं सदी में भी अब माओ से तुम जो एक कम्युनिस्ट का लीडर थे, उनका एक विजन देखो, जिन्होंने अमेरिकन को आज झुका के रख दिया। किस तरह से विजन बनाया, किस तरह से वो इकोनॉमिक राइज किया। आज आपका बगल की बात है और शायद आपका जीवन में घटित घटना है ये। 65 से लेकर के और अभी 2020 तक में वो किस तरह से अपने आप को उस देश ने संभाला, किस तरह से सिंगापुर, यूएई और मलेशिया ने अपने आप को स्टैंड किया है। कम से कम उससे भी तो सीखो। आप तो 1000 बार जाते हो चेक कराने के लिए कि सबको आप देश से आप निकालना चाहते हो। जितने भी नौजवान है बाहर जाओ और बाहर से कमा करके देखो, भेज दो इस देश में और वही जो रेमिटांस है उसी से देश चलेगा। ये ज्यादा दिन चलने वाले है नहीं और शायद अभी एंड भी हो गया। ये कोरोना की वजह से ये सारे जो चीज है वो बेस लाइन पे आ गया है। अगर ये इसी तरह करता रहा, जो जिस तरह से वीडियो में दिखाया जाता है कि नेता लोग को वो डस्टबिन में मार मार करके फेंक देता है, वो दिन दूर नहीं है। तो अभी भी एक गणतंत्र को स्थापना करो भाई। थोड़ा भी नैतिकता बचा है आप में, केपी शर्मा ओली, थोड़ा भी आप में अगर नैतिकता बचा हुआ है तो अभी भी सबको संस्थागत कर दो, सबको अधिकार दे दो। ये क्यों मधेश को बांटना चाहते हो? ये क्यों वो जो गुरुंग शेरपा मगर है, जो निचले वर्ग के पहाड़ी है, उनको क्यों बांटना चाहते हो? आपको तो नेपाल का जनता किस लिए पठाया था कि ये देश का समग्र विकास करेगा। आप क्या क्या वादा करके गए थे कि रेल चला देंगे, गैस लगा देंगे, बिजली कर देंगे, ये गणतंत्र को हम संस्थागत कर देंगे, लेकिन ये 3 साल में आप किया क्या? और खासतौर के मधेसी लीडर को भी मैं बोलता हूं कि भाई आप जिस स्वार्थ में हो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आपको अगर विजन नहीं है तो इस स्वार्थ में मत रहो। इस मधेसी जनता को जो 3-3 बार सैकड़ों लोग शहादत प्राप्त किए, उसके खून के ब्लड पे आपका जो कुर्सी, जिस कुर्सी पे बैठे हुए हो ना, एक बार चिंतन करो कि इस कुर्सी किस ब्लड से लबालब है, उसको याद करो। जब ये संविधान पसंद नहीं है जो आपके विरुद्ध में है, जब मधेश के विरुद्ध में है, तो उस संविधान, उस संसद भवन में जाकर के क्या भाषण देते हो? क्या खोखला भाषण देते हो? अगर आप में इतना ही करेज है तो मधेश में रहो। मधेश क्यों टूटा? अगर आपको ये संविधान जब तोड़ दिया मधेश को, तो क्यों लड़ते नहीं रहा? कंटिन्यू क्यों नहीं लड़ा? आप मिनिस्टर भी बनते हो, पैसा भी खाते हो देश का, गाली भी देते हो उस गवर्नमेंट को, और मधेश में आकर के वाहवाही भी लूटने का प्रयास करते हो। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये तब तक चलेगा जब तक मधेश का जनता, भोले वाला जनता को तुम यूज करते रहेगा, लेकिन ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आज मैं इंटेलेक्चुअल, खास तौर से जो मधेसी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं और बात दिन रात बाहर का करता है, उनको मैं बोलता हूं कि आप भी भाई थोड़ा समझ जाओ। ये नहीं दिखता है कि कहां, किस लेवल तक मधेश का पहुंच हुआ। आप जो इस गवर्नमेंट का बात करते हो, ये बाहुन गवर्नमेंट का बात करते हो, क्या आपको ये नहीं दिखता है कि मिलिट्री में कितना मधेश अभी गया? शासन प्रशासन में कितना मधेसी है? क्या डॉक्टर, इंजीनियर, वो भी कितना जा रहा है? आज बन करके आने से तो नहीं होगा। आज तराई का मोस्टली आदमी बाहर, नौजवान चले जाते हैं और यहाँ बाहर आकर के क्या क्या बेचारा तरह तरह का
प्रॉब्लम ये खून पसीना का जो कमा करके नेपाल में ले जाते हैं और वो रेमिटेंस में लूट लेता है उनको, फिर अवस्था वही हो जाता है। तो क्या इसी तरह चलता रहेगा? खास तौर से वो नेपाल और वो मधेश का इंटेलेक्चुअल, आपके ऊपर एक जिम्मेवारी है कि आप समग्र नेपालियों को, समग्र जनता को आप समझावे। आपका एक फर्ज बनता है, आपका एक दायित्व है, आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप यूनिफाई करें। आप अपने आसपास में क्या हो रहा है उसके बारे में जागरूकता रखें, अवेयरनेस रहे। जरूरी नहीं पॉलिटिक्स करना, लेकिन पॉलिटिक्स में हो क्या रहा है उसमें अवेयरनेस रहना, आपका भागीदारी रहना आपका फर्ज बनता है। ये नहीं कि वोट में आप एक दिन के लिए वोट दे देते हैं, गलत आदमी को सिलेक्शन कर देते हैं और 5 साल तक गाली देते हैं। ये नहीं चलेगा। आप जब सिलेक्ट करते हैं तो किस बेसिस पे उसको सिलेक्ट कर रहे हैं? क्या वो देश को संचालन करने में कैपेसिटी है? क्या वो कल ये आदमी ऐसे है जो ये विजन के आधार पे ये देश का आगे बढ़ाएंगे? जब नहीं है तो उसको वोट मत दो। तो क्या इस अवस्था में हमारे पास लीडर नहीं है? लीडर है और बहुत दिनों के बाद ऐसा लीडर आया है। आप 2 ऐसे लीडर है अभी देश में जो शायद उसको आप लोग सपोर्ट करते हैं और उसको सुमति होता है, अगर इसी तरह सुमति रहा तो देश परिवर्तन करने का कैपेसिटी है। और वो एक है सीके राव जो तराई का है और दूसरा है बाबूराम भट्टराय। सीके राव एक ऐसी लीडर है जिनमें वो विजन है, जिनमें अब तक वो मधेश के लिए लड़ा है। बेचारा लाठी खाया, जेल में गया, इतने देर तक जेल में रहा। और दुर्भाग्य की क्या बात है, जब वो जेल में गया तब मधेश के सो कॉल्ड मधेसी इंटेलेक्चुअल जो था उनको दलाल बोलते थे, उनको बोलते थे कि देश तोड़ने का बात करता है। और देखिए जब वो उस नारे को जब छोड़ दिया तो देश उसको बोलते, वो नारे क्यों छोड़ दिया? ये नहीं चलेगा। आदमी को तो देखो आप, उसका चरित्र तो देखो, बेस तो देखो, वो किस बेस पे आया हुआ है, उसका बेस क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, पीछे क्या है। ये जो आदमी है, ये जो सीके राउत, उसका बेस है क्या? वो एक गांव में रहने वाले आदमी थे, एक मध्यम वर्गीय के लोग हैं जिन्होंने पढ़ा, फाइटिंग किया, जो डिप्लोमा किया, इंजीनियरिंग किया, स्टाइपेंड में पढ़ने के लिए गया और मधेश के लिए काम किया। उन्होंने क्या काम किया? बहुत सारे ऐसी चीज है जो मधेसी लोगों को जानकारी दिया। मधेश होता क्या है, मधेश कब पहाड़ियों को सौंपा गया था अंग्रेजों द्वारा, वो जो हर जहन में हर आदमी को जो पहुंचाया, वो उनका बहुत बड़ी देन है। कोई भी आदमी करोड़ों रुपया छोड़ करके क्यों आएगा पॉलिटिक्स करने के लिए? क्योंकि उसको क्रेज है, वो चाहता है कि हम देश के लिए, हम समाज के लिए, हम मधेश के लिए लड़े। वो निस्वार्थ भाव से लड़ना चाहते हैं, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। अगर स्वार्थ रहेगा तो कौन चाहेगा कि वो अमेरिका जैसा एक डिलक्स लाइफ को छोड़ करके उस अभी जनकपुर में जहां पे मच्छर और धूल माटी वाला लाइफ में जी करके वो मधेसियों के लिए नारा लगाते हैं बेचारे, फिर भी सो कॉल्ड मधेसी इंटेलेक्चुअल जो स्वार्थ लोग है उसको बोलते हैं कि दलाल है। भाई आज 70 इयर्स को आप हिस्ट्री देख लो, 70-80 इयर्स का हिस्ट्री देख लो मधेश का, चाहे वो रामराजा प्रसाद सिंह हो, चाहे गजेंद्र नारायण सिंह हो, चाहे उपेंद्र यादव हो, चाहे आज के समय में जो हमारे एक लीडर है, चाहे वो
मातृका यादव हो, चाहे आज सीके राउत हो। आप देख सकते हो किस में क्या कैपेसिटी है और किस तरह से कौन संचालन हो रहा है, संचालित हो रहा है। नो डाउट हम लोग बहुत आशा किए हुए थे कि उपेंद्र यादव और मातृका यादव ये कुछ करेंगे। आप देख सकते हो मातृका यादव, कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो बोलते तो है लेकिन वो डिफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उसको पार्टी में वो कहां तक बोल पाएंगे, कहां तक कर पाएंगे। निरंतर वो भी प्रयास करते हैं लेकिन उसका प्रयास डिफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि लीडर वो उस जगह पे नहीं है जहां पे वो डिसीजन कर सकते, उसका वो उतना अधिकार नहीं है जो डिसीजन मेकिंग स्थान तक वो एक पोजीशन तक पहुंच पाए। तो समग्र रूप में आप हर मदेशियों का मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज जो आपके हाथ में टूल्स है, जो मोबाइल्स है, जो टेक्नोलॉजी है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आप वॉइस को आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, भाया को आप अपना आवाज को बुलंद कर सकते हैं। आप किसी स्वार्थ में नहीं रहे, आप किसी स्वार्थ में नहीं रहे, आप देश को समग्र, आप मधेश को पहचान, भाषा, संस्कृति के लिए आपको बोलना होगा। इट इज नॉट योर डिजायर, इट इज योर कंपल्सन्स। ये समझ जाइए कि अगर आप इसको याद नहीं रखते हैं तो कल आपको बहुत बुरा समय आने वाले हैं। भाई जिस बच्चे को आप पढ़ाते हो, हर माँ बाप सोचता है कि मैं इसको क्या बनावे। तो मधेश में एक ही है, डॉक्टर इंजीनियर लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके आप बना तो लेते हो, लेकिन क्या उसको जॉब सुनिश्चित होगा? जब नहीं होगा तो क्या करेंगे बेचारे? क्या बच्चे को नहीं पढ़ाओगे? तो जब बच्चे को आप पढ़ाते हैं तो क्या उस बच्चे को बाहर भेज दोगे आप? क्या यूएसए में सुरक्षित है, कनाडा में सुरक्षित है, ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षित है, क्या गल्फ में सुरक्षित है? कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हर जगह बाहर होते हैं, वो लाखों करोड़ों रुपया कमाए लेकिन वो जीवन जो होता है स्वतंत्र नहीं होते हैं। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जहां भी हो, इस गवर्नमेंट का करतूत, इस शासन प्रशासन जो आप पे थोपे जा रहा है, जो आपके अधिकार नहीं मिल रहा है, उसके विरुद्ध लड़े आप। आपका राइट बनता है कि आपका बच्चे कल लेफ्टिनेंट हो, कल सैनिक कमांडर हो, कल पीएम हो, कल राष्ट्रपति हो, कल हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो, कल वो जो एसपी, डीएसपी, वो जो राष्ट्रपति और वो जो चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट क्लास ऑफिसर, एम्बेसडर, ये हर जगह मधेश का जो नौजवान है, मधेसी जो है, जो मधेश का सुपुत्र है और पहाड़ का जो पिछड़े हुए वर्ग है, उसके लिए भी सुनिश्चित करना चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा और आप इसी तरह चुप होते रहेंगे तो यही व्यवस्था चलता रहेगा। आप देख सकते हो कि ये गणतंत्र आने के बाद भी व्यवस्था तो परिवर्तन हो गया लेकिन आदमी परिवर्तन नहीं हुआ। वही आदमी है जो पार्टी में जो लीडर होते हैं, जो मिनिस्टर भी बनते हैं और एम्बेसडर बना के भी बांग्लादेश या कहां भेज देते हैं। एक ही आदमी अपना परिवार का सारे आदमी को एमपी में ले लेता है, मिनिस्ट्री में ले लेता है, उसी का सब बाल बच्चा मिनिस्टर हो जाता है। तो क्या इसी तरह सहते रहेगा? इस देश में इसी तरह चलते रहेगा? भाई डायनामिक परिवर्तन की आवश्यकता है। डायनामिक आदमी का जरूरत हो जो यूनिफाई कर सके, और ऐसी आदमी को खोजना आपका फर्ज बनता है। आपका नैतिक दायित्व है। आप अपने हार्ट पे हाथ देकर के सोचो कि हमें क्या करनी चाहिए। आप अगर अच्छे आदमी सेलेक्ट नहीं करोगे तो कल जो है मधेश का फ्यूचर इसी तरह चलता रहेगा और आप इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। इसी तरह से मेरे समग्र मधेसी नौजवानों और
उस सपूत से आग्रह है कि आप अपना हक अधिकार के लिए निरंतर प्रयास करें और लड़े। आप जहां हैं उसी हिसाब से आप अपना नारा उठावे, अपना आवाज उठावे, आप अपना आवाज बुलंद करें। और जब आप आवाज बुलंद करेंगे, दुनिया का कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकता। आप अपना स्वार्थ को नहीं देखें, आप अपने मत देखें, आप आने वाले कल जनरेशन को देखें। अगर आप चूक जाते हैं तो आने वाला नस्ल आपको कल गाली देगा। इसीलिए इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना काम छोड़ करके इसी में लग जाए, नहीं। आप जागरूक हो कि आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास हो क्या रहा है, उससे आपके अवेयरनेस रहना पड़ेगा और इस अवेयरनेस को यूनिफाई करना पड़ेगा, दूसरे को बताना पड़ेगा, जो दूसरे को इंटेलेक्ट करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा और सबको एकजुट होना पड़ेगा, एक वॉइस बनना पड़ेगा। इसमें हो सकता है कि कुछ को कुछ चीज पता नहीं हो, वो हमारे ही विरुद्ध लग जाए, वो सदा होते आ रहा है। और जिस समाज, जिस तबके में शासन हुआ वो होता है, तो वो जो शोषित वर्ग होता है उसमें डिफरेंट तरह का प्रॉब्लम होती है। उसमें एजुकेशन का अभाव होता है, भोजन का अभाव होता है, ज्ञान का अभाव होता है। कई बार हमारा आदमी हमारे ही विरुद्ध में लड़ पड़ते हैं, कई बार हमारा ही दोस्त, हमारा ही अपने आदमी हमारा ही विरुद्ध में लगेंगे। लेकिन आप एक जिम्मेवार, एक इंटेलेक्ट मदेशी, आप नौजवान से आग्रह है कि आप उसको इंटेलेक्ट करें, आप उसको बतावे, आप एकजुट हो जाए और इस नाकामयाब गवर्नमेंट जो हर स्टेप पे हमें प्रॉब्लम में रखना चाहता है, उसके विरुद्ध में नारा उठावे। आप भाई पहले अपने सक्षम तो हो जाओ। हमसे भी छोटा देश है इजराइल, लेकिन उन्होंने पहले सक्षम हुआ, तो आज दुनिया का नोबेल प्राइज 75% नोबेल प्राइज वहीं का लोग को मिला हुआ है। वहां का हर चीज आविष्कार, एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, मेडिकल लाइन हो, हर चीज में बढ़ चढ़ करके गवर्नमेंट हर एक को भागीदारी देता है। क्या आपके देश में रिसर्च सेंटर है? क्या आपके देश में अच्छे आदमी सिलेक्शन होकर के जाता है? भाई आप करते तो कुछ नहीं हो, लड़ते हो आप इंडिया से, बात करते हो इंडिया को। पहले आप सक्षम तो हो जाओ, तब इंडिया से लड़ो, चाइना से लड़ो। पहले आप में ये होनी चाहिए, जो इतनी बड़ी मार्केट है, इस मार्केट को किस तरह से डिप्लोमेट ढंग से हम इसको यूटिलाइज करेंगे, किस तरह से हम ट्रांजिट होकर के काम करेंगे। एक साइड में चाइना, एक साइड में हिंदुस्तान, क्या चीज की आवश्यकता है? आप अपना एग्रीकल्चर को बिल्ड करो। एग्रीकल्चर में जरूरत की चीज क्या है, नेसेसिटी क्या है, वहां पे रिसोर्सेस क्या चाहिए, उसको प्रोवाइड करो, उसको इंडस्ट्रियलाइज करो, उसको मार्केट दो। आज गल्फ में दाल, चावल, हर चीज की जरूरत है, वहां तो होता नहीं है, वहां बाहर से आती है। क्या ये गवर्नमेंट को पता नहीं है? आदमी तो भेज देते हो आप अपना सामान क्यों नहीं भेजते हो? एक भी चीज गल्फ में सिर्फ चाव चाव, वाई वाई चाव चाव मिलती है। बात बाकी क्या आदमी जब आप भेजते हो तो आपकी इतनी बुद्धि नहीं है कि आप यहाँ का एग्रीकल्चर, यहाँ का चावल दाल वहां पे भेजे हम? ये तो कॉमन सेंस की बात है। एग्रीकल्चर तो होता है ना, आपका टूरिज्म तो डेवलप कर सकते हो, उस नदी नाला, उस पहाड़ को दिखा तो सकते हो, लेकिन वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स करना है, राजनीति करना है, खुद स्वार्थ को सिद्ध करना है। भाई 3 साल में आप अपना लेवल से क्या कर सकते हो? एक खाद पानी भी नहीं दे सकते हो एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर भी बिल्ड नहीं कर सकता, एक अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकता, एक कॉलेज अच्छा नहीं बना सकता, एक गरीब को घर नहीं दे सकता, एक टॉयलेट नहीं बना सकता गरीब के लिए। तो जब ये भी नहीं कर सकता है तो आपका क्या दायित्व है? आप क्या 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 अधिकार बनता है कि आप उस देश को पीएम सीएम बने?
और उस नेता, सो कॉल्ड नेता को भी मैं बोलता हूं कि आप उस हाउस में जाकर के बातें करने से नहीं होगा। जिस क्षेत्र से आप जीते हो, जो पैसा आपको प्रोवाइड किया हुआ है, क्या वहां पे जाकर के आप देखते हो? उस क्षेत्र में कितने बार गया इलेक्शन जीतने के बाद? अरे भाई, इतना नैतिक पतन नहीं हो जाओ। एक दिन मरना है, अपने आत्मा पे हाथ दे करके सोचो कि तुम जिंदा रहने के लिए इस पृथ्वी पे नहीं आए हो, एक दिन मर जाएगा। और जब मरोगे, मरने से पहले याद आएगा कि मैंने क्या क्या किया, क्योंकि सदा नहीं रहना है यहाँ पे। यहाँ पे 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, कुछ 100 ईयर्स बच जाओगे, लेकिन ये जो चीटिंग करते हो जनता को, ये तुम्हें जीवन भर नहीं सोने देगा। इसीलिए नैतिक बनता है, अपने ऊपर सोचो थोड़ा तो सही। ये जो कुर्सी पे बैठे हो, ये जनता जो तुम्हें जिता कर भेजा हुआ है, ये तुम्हारा नैतिकता बनता है कि उसके जीवन से जुड़े हुए आवश्यकता है, जीवन स्तर उसको बढ़ावे। तुम क्या कर सकते हो तुम्हारे अपने लिए, उस लेवल पे भी तो कम से कम करो। नहीं विजन है तो विजनरी इंसान को तो बुलाओ, खोजो, सर्च तो करो। देखो हिंदुस्तान का पीएम क्या किया हुआ है। दुनिया में जितने भी अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट है, सबको यूनिफाई कर करके आज देश किस तरह से चला रहा है। उसी देश के बगल में हम रहते हैं। 1000 बार हिंदुस्तान जाते हो, विदेश टूरिस्ट मतलब घूम करके आते हो, क्या देखते नहीं हो कि किस तरह से चलता है? और मैं प्रार्थना करता हूं इस नेपाल देश का जनता को, आप पहाड़ मधेश और इस तरह से मधेशियों को आप गाली मत दे। मधेसी भी एक नेपाली है। जो आपका 70% योगदान नेपाल को चलाने में है, और आप छाती पे हाथ देकर के सोचो कि ये जो अर्थव्यवस्था, जो नेपाल का जो रन होता है ना, जो ब्लड सर्कुलेट जो होता है, वो मधेश से आता है, और उनको आप गाली देते हो। धरती पुत्र है, उन्हें आप गले लगाओ, आप समझो तो वो नेपाली है। आप काठमांडू में गाली देते हो। आप ये रूप रंग देकर के गाली क्यों देते हो भाई? ये नेपाल का ही सवाल नहीं, हिंदुस्तान को देखो, उससे तो सोचो। नेपाल में आकर के हिंदुस्तान का गाली देते हो। हर हिंदुस्तान का हर गांव, हर तबके में आप रहते हो, हिंदुस्तानी इधर रहता है। ये कंपटीशन की बात ही नहीं है। हम क्यों हिंदुस्तान से कंपटीशन करते हो, चाइना से कंपटीशन करते हो? अगर तुम में एबिलिटी है तो बेनिफिट उठाओ। ऐसा संसार में बहुत सारे कंट्री किया हुआ है। अब यूएई एक छोटा सा कंट्री है, सिंगापुर एक छोटा सा कंट्री है, मलेशिया एक छोटा सा कंट्री है, वो किसी से लड़ता नहीं है, वो अपना बिजनेस इकोनॉमी को बढ़ाता है, और इसलिए आज वो पहचान दिलाया हुआ है संसार में। हर जगह का लोग वहां जाना चाहता है। क्या आप अपना नेता से पूछो, उस शासक वर्ग से पूछो, क्या तुम्हारे लिए कुछ किया? कल तुम जो जिस बच्चे को पैदा किया है, ये नस्ल तुम्हारे कल गाली नहीं देगा? क्या उसने तुम्हारा टूरिज्म बिल्ड किया, एग्रीकल्चर बिल्ड किया? ये जड़ी बूटी को कुछ बना दिया फैक्ट्री? जब नहीं बनाया फिर तुमको लड़ा बैठता है कि ये मधेसी है, ये हिंदुस्तान है। कुछ जो चैनल वाले होते हैं, आंख मून मून करके गाली देते हो। भाई किसको गाली देते हो? क्या समझ में है तुम्हें? आंख मून के गाली देता है, इंग्लिश में, कभी नेपाली में, कभी हिंदी में। भाई किसको गाली देते हो? ये गाली देने से तुम्हें क्या फायदा मिलने वाला है? तुम लड़ने के लिए आए हो, एक छोटा सा कंट्री हो, तुम पहले तो मजबूत हो जाओ, पहले अपने आप को मजबूत कर लो। ठीक है, आर्म्स बना लो। एक सुई नहीं बनाते हो, बात करते हो कि हम एटम बम बनाने वाले से लड़ जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि अपना जमीन को कोई हड़प ले तो उसको छोड़ दो, लेकिन तरीका अलग होता है, तरीका अलग होता है। कभी भाषा के लिए लड़ बैठते हो, कभी मधेसी को गाली देने लगते हो। अरे भाई क्यों शंका करते हो? क्यों शंका करते हो? हम हिंदुस्तान से लड़ने से मेरे फायदा नहीं है, उसे फायदा उठाओ। जो हमारा धर्म संस्कृति 5000 ईयर से एक है, जो कृष्ण जमाने से, राम जमाने से है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। आप खुद को तो पहले डेवलप कर लो। वो जो कई ऐसा कंट्री है जो हर आदमी को एबिलिटी प्रदान करता है, गवर्नमेंट उसको स्किल्ड देता है, उसको आर्मी ट्रेनिंग देता है, उसको एजुकेट करता है, तब वो जाके सक्षम बनते हैं। आज इजराइल का हम बात कर सकते हैं,
कंपेरिजन कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत छोटी सी देश है, लेकिन वहां पे देखो कितने सिस्टमेटाइज है। स्विट्जरलैंड कितनी सिस्टमेटाइज है। आपका नेता दिन रात उधर झगड़ा करने में लगा रहता है, आपको चढ़ाता है, आप गाली करते हो मधेश को, कभी इंडिया को। आप खुद को सक्षम कैसे हो जाएगा? सक्षम होने के लिए यूनिफाई होना चाहिए, भाई भाई में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हिमाल, पहाड़, तराई सब एक हो जाओ, यूनिफाई होकर के एक पहले अपने आप को सक्षम तो बनाओ। और क्यों लड़ोगे? तुम्हें विजन नहीं है कि ये ट्रांजिट पॉइंट को एक ऐसे बनाओ, एक ऐसे इकोनॉमिक बनाओ जो दुनिया में एक नाम हो। तुम्हारे लिए हिमाल है, इतने खूबसूरत प्राकृतिक संपदा है, इसको तो बनाओ पहले। क्या रोड बनाया? क्या उस पहाड़ पे जाने के लिए तुम देखने के लिए आदमी को बुलाते हो, एडवर्टाइज करते हो? फिर कुछ नहीं, फिर गाली करते हो, फिर रोज गाली, आपस में लड़ना। क्या इस लड़ाई से आपको कुछ मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आप लोग से आग्रह करता हूं कि उस नाबूझ लीडर को, उस नेता को और अपने आसपास के लोग को एजुकेशन दो, उसको अवेयरनेस दो कि किस तरह से हमारा, क्या करने से, किसको सिलेक्शन करने से हमारा देश आगे बढ़ेगा। उस राजनीतिक करने वाले से पूछो कि क्या तुमने मेरे लिए रोड बनाया, नौकरी दिया, मेरा हेल्थ सुनिश्चित किया, मेरा पढ़ाई सुनिश्चित किया, मेरा इकोनॉमिक में राइज हुआ, जीडीपी राइज हुआ? जब कुछ नहीं, तुम्हारा बच्चे को जवान कर दो और भेज दो बाहर विदेश, फिर वो विदेश में रहेगा, वो इस धूप पानी में रहेगा, उसका जो बेटे लोग रहेगा जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका चले जाएंगे, तुमको फिर से इधर आना है, फिर आपस में लड़ा के धर्म में, जात में, पात में, इंडिया में, मधेश में, सबको लड़ा करके वो अपना सत्ता को साधता रहता है और आप उनको फेवर में रहते हो। इसीलिए सारे पहाड़, मधेश, तराई वासी को मैंने नमन करता हूं और आग्रह करता हूं कि आप इस बात को समझे, इस क्रिटिकल पोजीशन को समझे। और इस 21वीं सदी में जो आपके पास में आज टूल्स है, जानने का टूल्स है, जो आज मोबाइल्स है, जो एक कम्युनिकेशन है आपको मिला हुआ है, इसको यूटिलाइज करें, अपने आप को इंटेलेक्ट करें और आसान से गवर्नमेंट के फायदा नहीं उठाने दे, और ये समझे कि हम कहाँ पे, हमको आपस में लड़ने से क्या घाटा होने वाले हैं। यही मैं आग्रह करता हूं और मैं आशा करता हूं कि मेरा ये जो बात है आप लोग समग्र रूप में स्वीकार करेंगे और इससे आप लोग भी एक दूसरे को इंटेलेक्ट करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।